नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसकी संकल्पना विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने की है और हम इसमें आपको सुनाते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। शुरू करने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अवनी चतुर्वेदी की एक और पहल, कोस्टा रिका में दोगुने वर्षावन, आर्टिलरी रेजिमेंट में महिलाएं भी, किसानों को ज्यादा फसल की उम्मीद, आपातकालीन कार्य के लिए रोबो। भारत और चीन के बीच एक संयुक्त अभ्यास में पहली बार सहभागी होने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनेंगी स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी। सुनते हैं पूरी खबर। इतिहास में पहली बार भारतीय वायुसेना की एक महिला लड़ाकू पायलट स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी हवाई युद्ध खेलों में भाग ले रही हैं। भारत और जापान के बीच पहले वीर गार्जियन 2023 नामक संयुक्त अभ्यास के लिए अवनी भारतीय दल का हिस्सा होंगी, जिसकी मेजबानी जापान द्वारा इस महीने के अंत तक हयाकुरी एयरबेस पर की जा रही है। भारतीय दल में एक महिला चिकित्सा अधिकारी सहित 139 कर्मी शामिल हैं। अवनी चतुर्वेदी लगभग 7 साल पहले देश की वायुसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल होने वाली महिलाओं के पहले बैच का हिस्सा थी। इस बार एक स्क्वाड्रन लीडर के रूप में हवाई अभ्यास में उनकी भागीदारी पहली बार देश की एक महिला फाइटर पायलट विदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास का हिस्सा हैं। एक समय जहां पर बड़े पैमाने पर पेड़ कटाई होती थी, वही कोस्टा रिका अब अपने वर्षावन को दुगना कर चुकी है। कैसे, आइए जानते हैं। दशकों के वनों की कटाई के बाद कोस्टा रिका ने पिछले 30 वर्षों में अपने वन क्षेत्र को दुगना कर दिया है। इस देश की आधी से अधिक भूमि अब पेड़ों से ढकी हुई है, जो पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। 1963 की तुलना में 26% से बढ़कर देश की भूमि का 52% हिस्सा अब वन है। 1980 के दशक की शुरुआत में कोस्टा रिका के नीति निर्माताओं ने कटाई के लिए दी जाने वाली अनुमति की संख्या को सीमित करने और वन में पुलिस गतिविधियों के लिए एक राष्ट्रीय वानिकी आयोग बनाने के साथ उनकी सुरक्षा करना शुरू कर दिया। कोस्टा रिका 2050 तक पूरी तरह से कार्बन तटस्थ बनने वाला दुनिया का पहला देश बनने की दिशा में बड़े सक्रिय कदम उठा रहा है। भारतीय सेना की दूसरी सबसे बड़ी शाखा आर्टिलरी रेजिमेंट का हिस्सा बनेंगी महिलाएं। सरकार के पास भेजा गया है इसका प्रस्ताव। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट, जिससे दुश्मन की सेना खौफ खाती है, अब महिलाएं भी इस घातक रेजिमेंट का हिस्सा बनने जा रही हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के अनुसार महिला अधिकारियों को भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन दिया जाएगा। इसके लिए सेना की ओर से सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट किसी भी युद्ध की परिस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज यह भारतीय सेना की दूसरी सबसे बड़ी शाखा है, जिसका काम भारतीय सेना के जमीनी अभियान के दौरान सेना को मारक क्षमता प्रदान करना है। कारगिल युद्ध के दौरान इस रेजिमेंट ने दुश्मन को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया था। हर रोज की तरह विश्व शांति को समर्पित विश्व के सबसे बड़े गुंबद में पर्यटक बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। आइए देखते हैं। प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड यांच्या MITच्या या प्रसिद्ध घुमटाला डोमला मी भेट दिली। मी यापूर्वी इतरही काही घुमट, विजापूरचा गोल घुमटही पाहिला आहे, जो जगातला सर्वात मोठा समजला जात होता। त्याहीपेक्षा हा अधिक उंच आणि मोठा आहे हे जाणवलं। जे काही पुतळे उभारलेले आहेत ते अत्यंत सुयोग्य, एकंदर शैक्षणिक वातावरणाला साजेसे आणि भारतीय संस्कृतीची जगाला ओळख करून देणारे आहेत। विशेषतः त्यांनी ज्ञानेश्वरातलं श्रीतलं पसायदान हे जे युनेस्कोकडे पाठवून त्याला विश्व शांती प्रार्थना म्हणून जो सन्मान मिळाला आहे, हे कराड सरांचे प्रयत्न अत्यंत स्तुत्य आहेत। आपली आम्हा सर्वांची, भारतीयांची मान उंचावणारे आहेत। तेव्हा इथं आज भेट देऊन मला अतिशय आनंद झाला। विशेषतः घुमटावर जे आकाश दर्शन केलेलं आहे, नक्षत्रांचं दर्शन केलेलं आहे, ते अतिशय रमणीय आहे, नेत्रमनोहर आहे।
या सर्व कार्याबद्दल डॉक्टर कराड आणि त्यांच्या संस्थेचे मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. शीतलहर ने पंजाब में गेहूं किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी है. जानते हैं ये कैसे हुआ. शीतलहर ने भले ही उत्तर भारत में जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया हो, लेकिन इसने पंजाब के गेहूं किसानों को खुश कर दिया है, जिन्होंने पिछले साल नुकसान की सूचना दी थी. कृषि और मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि दिन के तापमान में कमी और कोहरे की स्थिति में विराम गेहूं के लिए अच्छा है, जिसके उत्पादन के दौरान लगभग 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है. पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं के किसानों को उम्मीद है कि अधिक बुआई क्षेत्र और अनुकूल वातावरण इस मौसम में प्रति एकड़ उपज बढ़ाने में मदद करेंगे. किसान उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल पिछले सीजन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई कर लेंगे. पिछले साल केवल 10 क्विंटल प्रति एकड़ फसल वो ले पाए थे. इस साल 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ के बीच फसल की उम्मीद की जा रही है. ये रोबो बेहद खतरनाक जगह पर पहुंच सकता है. कुछ ऐसी जगह है जहां इंसान नहीं पहुंच सकते. इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक रोबो बनाया है जिसे उन्होंने वॉकमैन नाम दिया है, जो आपातकालीन स्थिति में सहायता करने में विशिष्ट रूप से सक्षम है. मनुष्य एक आभासी वास्तविकता हेडसेट और एक ट्रैकिंग सूट का उपयोग करके मशीन को नियंत्रित करता है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि रोबो उनकी गतिविधियों को प्रतिबिंबित कर सकता है. इस तरह ये रोबो इंसानों के बदले बहुत खतरनाक जगहों पर पहुंचकर आपातकालीन सेवा दे सकता है, जबकि इंसान इस मशीन को सुरक्षित दूरी से संचालित कर सकते हैं. सर्दियों के मौसम में कोहरा क्यों छा जाता है, कैसे बनता है कोहरा, आइए जानते हैं जाते जाते. फिलहाल हर शहर की गली से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक कोहरे की चादर, कोहरे के कारण हो रहे हादसों और कृषि को हुए नुकसान के वीडियो समाज माध्यमों पर वायरल हो रहे हैं. कोहरा पानी और बर्फ के बहुत महीन कणों की तैरती हुई परत है. कोहरा दरअसल एक बादल है जो जमीन के नजदीक तैरता रहता है. कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है. ठंड में जल बाष्प का संघनन, पानी की सूक्ष्म बूंदों और बर्फ के छोटे कणों का संघनन जो हवा में तैरते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम तापमान में कोहरा छा जाता है. सर्दियों में हवा की नमी 100% होने पर भी कोहरा बनता है. हालांकि आर्द्रता 95% से कम होने पर भी कोहरा पड़ सकता है. भाप की प्रचुर आपूर्ति होने पर पानी के ठंडक बिंदु और परिवेश के तापमान के बीच लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर कोहरे के गठन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है. यही कारण है कि सर्दियों में कोहरा छाया रहता है. आज के संस्करण में बस इतना ही. देखते रहिए विश्व शांति दर्शन. धन्यवाद.